हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज जो हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो इतिहास है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। हर एक एग्जाम में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास। सबसे पहले कोई भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग परिभाषा से शुरू करते हैं। इसका एग्जैक्टली में इतिहास होता किसे है? तो इति जोड़ ह जोड़ आस, इति जोड़ ह जोड़ आस मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। यानी तो हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, इति जोड़ हास। इति जोड़ हास मतलब क्या होता है? बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। लेकिन अब जो वो बचपन की परिभाषा था, अब हम लोग स्टैंडर्ड में चले हैं, थोड़ा परिभाषा को भी कुछ ज़्यादा लंबा करके खींचते हैं। तो अब इतिहास, सबसे पहले इतिहास कहते हैं किसको है? तो किसी व्यक्ति समाज अथवा देश के, किसी व्यक्ति समाज या देश के उससे संबंधित घटनाओं, किसी भी व्यक्ति, देखिए घटना होते रहता है, कोई भी देश में घटना होते रहता है, कोई भी व्यक्ति के साथ घटना होते रहता है, कोई समाज में भी घटना होते रहता है। तो उससे जितने भी संबंधित घटनाएं हैं उसके बारे में जो कालक्रमिक अध्ययन, काल को इतिहास क्या बोलते हैं कि कालक्रमिक, क्रम के अनुसार अध्ययन किया जाता है, समय के क्रम के अनुसार अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। अगर अच्छा मान लीजिए, अगर इतिहास को हम समय के आधार पर, क्रमिक के आधार पर नहीं सजाएंगे तो क्या आपको मजा ले इतिहास पढ़ लीजिएगा? नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि इतना इतना कंफ्यूज कर जाइएगा इतिहास को। तो अब जैसे देखिए एक चीज समझिए, अगर आप अपना किचन में मसाला अगर रखने चलते हैं तो आप क्या जो है, आप नमक के डब्बा में हल्दी को रख देते हैं क्या? नहीं ना, उसको भी एक क्रम के अनुसार सजाते हैं कि नमक यहाँ रखें, हल्दी यहाँ रखें, ठीक है। अगर वैसे ही साथ साथ में मिलले रखेंगे तो एक वही बात होगा। हम लोग लॉज वाला लड़का है, सब मसाला एक ही डब्बा में रखते हैं कि एक बार में बनाने आए हड़ास हड़ास सब डाल देंगे। तो वैसा नहीं करना है। तो इतिहास जो है, इतिहास कहता है कि किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित घटनाओं को कालक्रमिक विवरण, कालक्रम, क्रम मतलब सीरीज, क्रम विवरण को इतिहास कहा जाता है। कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जो फादर होता है, इतिहास का जो पिता कहा गया, वो हेरोडोटस को कहा गया। हेरोडोटस ने एक बुक लिखा था जिसे हिस्टोरिया कहा जाता है। अब देखिए याद कैसे रहेगा, तो हेरोडोटस के द्वारा हम अभी आपको बढ़िया से बताएंगे कि किसका मतलब कौन जो है, कौन कौन से बुक लिखे थे, हम उसके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो कैसे याद रखना है? इतिहास हिस्टोरिया, और इन्होंने हिस्टोरिया बुक लिखा था, हिस्टोरिया शायद हिस्टोरिका बुक लिखा था। तो हेरोडोटस से हिस्टोरिका, ठीक है, ह से हेरोडोटस और ह से हिस्टोरिका। अब देखिए क्या हुआ कि सब बकलोल, सब अंग्रेज, सब अपने आप को बहुत काबिल समझते, बहुत ज्ञानी समझते थे। तो उन्होंने इतिहास को समय के हिसाब से दो भागों में बांटा है। उन्होंने इतिहास को कितने आधार पर बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। तो किस आधार पर बांटा है? तो ईसा, उन लोग का जो गुरु, मतलब उन लोग जो भगवान मानते थे वो ईसा मसीह को मानते थे। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के इतिहास को बिफोर क्राइस्ट कहा गया। मतलब ईसा के जन्म, मतलब ईसा मसीह के जन्म को मान लिया कि 0 वर्ष में उसका जन्म हुआ था, माना गया, लेकिन 5 ईसा पूर्व में लमसम में हुआ था, तो मान लिया कि 0 वर्ष में हुआ था। तो ईसा के जन्म के पूर्व को बिफोर क्राइस्ट कहा गया, और ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहा गया। लैटिन भाषा में इसे एनो डोमिनी कहा जाता है। लैटिन में एडी को, यानी ईसा के जन्म के बाद को लैटिन भाषा में एनो डोमिनी कहा जाता है। और इसका एनो डोमिनी का लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है जन्म के समय या जन्म के बाद। अब हम चलते हैं कि ईसा, सबसे पहले कंफ्यूज होता है कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। तो ईसा पूर्व क्या होता है कि जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व हम लोग कभी कभी ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ईसवी, ईसा पूर्व ऐसे। और ईसा के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहा जाता है। ईसवी शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश में बीसी लिखते हैं। ईसा के जन्म, ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी लिखा जाता था, बिफोर क्राइस्ट। और इस ईसवी को इंग्लिश में एडी एनो डोमिनी लिखा जाता था। अब नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? इसके पीछे ये कारण था
कि ईसा मसीह वाला जितना भी ईसाई धर्म को अपनाने वाले थे तो वो अपने अपने भगवान के अनुसार अपने समय को बांट दिया। सवाल ये उठने लगा कि जो ईसा मसीह को जो यानी कि ईसा मसीह को जो भगवान मानते यानी कि क्रिश्चियन सब वो चचवा क्या किया, वो जो अपने भगवान के अनुसार दो भाग में बांट दिया, ईसापुर और ईसवी। अब दिक्कत हो गया हम लोगों को यानी कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म और अदर धर्म वाले को दिक्कत हो गया कि अब करें तो क्या करें। तो उन लोगों ने क्या किया कि हम काहे माने भैया बीसी को काहे बिफोर क्राइस्ट बोले, तो उन लोगों ने बीसी को बिफोर कॉमन ईरा के नाम से जाना गया, बिफोर कॉमन ईरा, और सीई को कॉमन ईरा के नाम से जाना गया, कॉमन ईरा, सीई को कॉमन ईरा के नाम से जाना गया। अब एडी, अब देखिए समझिए, जिस तरह एडी एनो डोमिनी मतलब होता है ईसापुर, उसी तरह बीसी यानी बीसीई का भी मतलब होता है इस बीसीई का मतलब सॉरी एडी यानी सीई का मतलब होता है आपका कॉमन ईरा। ठीक है, अब देखिए यानी कि बीसी यानी कि अब क्या बोलने लगा, बीसी हो गया बीसीई और एडी हो गया सीई, यानी कि हम वो बोल सकते हैं कॉमन ईरा बोल सकते हैं या बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन, बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, यानी कि ईसापुर को हम बीसीई भी कहीं लिखा मिलेगा और कहीं बीसी भी मिलेगा, तो कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। और ईसवी को सीई मिलेगा और कहीं एडी भी मिलेगा लिखा हुआ, तो वहां भी कंफ्यूज नहीं करना है, तो वो दोनों एक ही होता है बराबर में। अब जहां एडी रहे तो वो एडी वाले को बढ़ते क्रम में, ईसवी क्या होता है बढ़ते क्रम में। अगर हम लोग ईसवी 2020 क्या है ईसवी में, 2021 क्या है ईसवी है, 2021 अगर ईसवी है तो 2021 के बाद 22 आएगा, न कि 2020 आएगा। लेकिन जब ईसापुर बोलेंगे तो ईसापुर में उल्टा चलता है, घटते क्रम में चलता है। हम यहां लिखे हैं एडी मतलब होता है बढ़ते क्रम और बीसी मतलब होता है सॉरी एडी मतलब होता है बढ़ते क्रम और बीसी मतलब होता है घटते क्रम में। यानी कि अगर जैसे देखिए ये ग्राफ है आपका, हम इसको मिटा ही देते हैं। तो ये आपका जैसे ये ग्राफ है, तो ये आपका ग्राफ है। तो ईसा के जन्म यानी कि 0 साल के ईसा के जन्म को माना गया, ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना गया। इसके बाद आगे की तरफ एडी माना गया और पीछे की तरफ बीसी माना गया, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बीसीई या इसको हम लोग बोल सकते हैं सीई। तो अब जैसे देखिए 500 एडी, 600 एडी, 2020, 2021 एडी आएगा। और अगर हम ईसापुर में चलेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म हुआ है 510 ईसापुर में, तो 510 ईसापुर में हुआ, और हम अगर मान लीजिए हम अगर मर गए 2 ईस्वी में, तो कितना साल हुआ, तो 510 और 2 ईस्वी, 510 इधर से पीछे चले, 510 कभी 0 कभी आया होगा, तो 510 साल इधर हुआ और 2 साल इधर हुआ, तो 512 साल हम जिए हैं। कैसे 510 उधर, 510 से कभी 0 आया होगा कि नहीं, तो 510 से 0 आया, फिर 0 से कितना आया 2 ईस्वी आया, तो 510 और उधर 2 कितना हुआ 512 साल। तो ये समझना है ईसापुर और ईस्वी में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आज के इतिहास को जानने के लिए, जैसे हमको आज के बारे में जानना है, तो आज के बारे में जानना है तो क्या है उसमें जान लेंगे, तो फटाक से जान लेंगे, तुरंत जान लेंगे। लेकिन आज से 1000 साल के इतिहास को जानना है तो कैसे जानेंगे, तो आज से 1000 साल के इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत है। इतिहास को जानने के लिए स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो कितने स्रोत हैं, टोटल 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण। यानी कि पुरातात्विक स्रोत मतलब क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं अभिलेख, सिक्के, इस स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, भवन, ये सब आए आपका पुरातात्विक स्रोत के अंदर। मतलब वस्तु, कोई भी चीज वस्तु, जैसे आज से 1000 साल मूर्ति वगैरह ये सब वस्तु है, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। हम इसके बारे में अच्छी से चर्चा करेंगे, अभी तुरंत इसको हम पढ़ाएंगे, हम आगे वीडियो में अभी तुरंत बनाएंगे। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखिए, साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। ठीक है, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत 2 आते हैं, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मणोत्तर मतलब क्या होता है कि बाद को उत्तर कहा जाता है। उत्तर मतलब दिशा वाला उत्तर नहीं समझना, ब्राह्मणोत्तर या इसको गैर ब्राह्मण स्रोत भी बोल सकते हैं, गैर ब्राह्मण साहित्य भी बोला जाता है,
गैर ब्राह्मण भी बोल सकते हैं। यानी कि ब्राह्मण से रिलेटेड पुस्तक को गैर ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया, और ब्राह्मण से रिलेटेड जो नहीं था उसको गैर ब्राह्मण पुस्तक बोला गया, यानी कि ब्राह्मणेतर साहित्य कहा गया। ठीक है, तो गैर धार्मिक यानी कि जो धर्म से रिलेटेड नहीं था। और इसके बाद विदेशी यात्री, कई विदेशी यात्री आए, जैसे यूनानी रोमन लेखक आए यहाँ, उन्होंने कई तरह, जैसे आपका हुआ मेगास्थनीज वगैरह हुआ, फिर आपका टॉलमी हुआ, प्लिनी हुआ, कई आए, डेरियस हुआ, तो ये सब आए, यूनानी लेखक आए, उन्होंने अपने यात्रा का विवरण लिखा, जिन पुस्तकों में लिखा तो वो उनसे जो है हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर चीनी लेखक आए, कई चीनी यात्री आए, फिर अरबी आए, कई अरबी लेखक आए, जैसे आपका हुआ अरबी लेखक में इब्न बतूता हुआ, अब्दुल रजाक साहब हुए, फिर और आपका और जो है बहुत सारे आपका जो अरबी लेखक में आपका आ गया अब्दुल रजाक आ गया, फिर आपका इब्न बतूता आ गया, इब्न बतूता आ गया, अल मसूदी आ गया। तो इन्होंने अपना यात्रा का विवरण जिस पुस्तक में लिखा, उनसे जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अभी देखिए, हम यहाँ ब्राह्मण साहित्य, अगर इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ धर्म के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमको जानना है कौन कौन से पुस्तक में किसके बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि इतिहास को, जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका, तो इंडिका के पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो उस सब चीज के बारे में हम साहित्य, अभी स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अभी इसको डिटेल से नहीं पढ़ना है। अब जैसे देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख हुआ। अभिलेख में क्या होता है कि अभिलेख, जैसे बहुत सारे अभिलेख, एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो ये सब अभिलेख जो है हम समय के काल में बांट देंगे। जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है गुप्त काल का है, तो जिस समय गुप्त काल पढ़ाने लगेंगे उस समय आपको हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अच्छी ढंग से बताएंगे। ठीक है, तो सिक्का वगैरह हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको सिक्के को सजा देंगे। जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दो ही मेन स्रोत हैं, एक अभिलेख और एक सिक्का। सिक्का में यूपीएससी से भी क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, हम देखेंगे, चर्चा भी करेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। और चित्रकला वगैरह के बारे में, यानी कि भीमबेटका वगैरह, ये सब के बारे में हम अच्छी ढंग से चर्चा करेंगे। लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, वो अभिलेख और सिक्का आता है। ठीक है, अब हम अभिलेख और सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत, हमने इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम उसके बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत के जहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह बात उठता यह है, दिक्कत यहाँ होती है कि पुरातात्विक कहते हैं किसको, पुरातत्व मतलब होता क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातात्विक स्रोत वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, एक चीज बताइए, गर्भ किसको कहेंगे। देखिए, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के गर्भ में जो भी पदार्थ अगर छिपी हुई है, तो उसके बारे में खोद खाद कर, गड्ढा उड्ढा खोन खान कर, निकाल कर, और उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहते हैं या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री, छुपी हुई चीजों को खुदाई कर आधुनिक काल के, प्राचीन काल के लोगों को प्राचीन काल के बारे में सिखाते हैं, या कि प्राचीन काल के लोगों के बारे में बताते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ भूकंप आ गया, तो यहाँ क्या मिलेगा। मान लीजिए दब गए, बहुत 5-6 मंजिला बिल्डिंग था, दब गए हम लोग, तो यहाँ मिलेगा कलम, मिलेगा पेन, मिलेगा या बोर्ड वुड मिलेगा। तो यहाँ दिमाग लगे। अब देखिए, मान लीजिए 100 साल के बाद यहाँ खोदेगा, तो यह पता चलेगा कि 2021 में जो है मास्टर हुआ करता था। ये पता चलेगा कि यार यहाँ भी जो है पढ़ा रहा था, इसका मतलब यही नहीं पता चलेगा। तो उसी तरह की पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पदार्थों को खोद कर, निकाल कर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत आपका अभिलेख आएगा। ऐसा अभिलेख कहते हैं किसको है,
फिर सिक्का आएगा, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। छोड़, ऐसे कैसे छोड़ देंगे चचा, आपको हम एकदम विस्तार से बताएंगे। अभिलेख हुआ, सिक्का हुआ, स्मारक हुआ और मूर्ति हुआ और बहुत से भवन हुआ, आपका स्मारक हुआ, गुफा वगैरह हुआ, ये सब हुआ। इन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख एग्जैक्टली में क्या होता है कि इन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो स्रोत अभिलेख और सिक्का को माना जाता है। ये सब क्या होता है कि ये कहीं कहीं मिले हैं और अभिलेख और सिक्के हर जगह मिले हैं। अधिकतर अभिलेख और सिक्का से बहुत चीजों की जानकारी मिल जाती है। तो अब भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जो जनक था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि हमारे भारत में एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ करता है। तो उनका जो जनक थे, यानी कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हेड थे, यानी कि उनका जो दाता जो थे, उस डिपार्टमेंट को जो स्थापना करने वाले थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, प्राचीन काल में ही। अब जो है अभी भी क्या होता है कि एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है, यही काम ही करना है, उसको खोद के और अध्ययन करना है कि कैसे कैसे कहाँ क्या मिला है, मतलब नई चीजों के बारे में उसको अध्ययन करना है। ठीक है, अब हम अभिलेख के बारे में पता करते हैं। तो अभिलेख कहते हैं किसको है? तो अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, इंग्लिश में एपिग्राफी, अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र, और इंग्लिश में एपिग्राफी। अभिलेख कहते हैं किसको है? तो पत्थर जैसे कठोर धातु पर, पत्थर जैसे कठोर धातु पर जो लिखा गया था। मान लीजिए अभी देखिए क्या होता है कि डीएम आवास पर, डीएम बड़े बड़े ऑफिसर के आवास पर क्या लगा रहता है? आपका शिलालेख, पत्थर दे देगा, ऐसे वो सनबोर्ड टाइप का रहता है और उसमें वो पत्थर में या मार्बल वगैरह में रहता है, उसमें लेख लिख दिया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, डीएम फलानवा लिख दिया जाता है और उसके नीचे लिख दिया जाता है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम रहता है उसके लिख दिया जाता है। तो पत्थर जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए, मतलब खुदे गए लेख को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। वो मिटता नहीं है, वो मिटता नहीं है। पत्थर पर मिटेगा? क्या लगता है आपको मिट जाएगा? उसमें रूलमेटनी लगाना पड़ेगा का? प्राचीन काल में इसके द्वारा शासक अपने आदेशों को क्या करते थे? प्राचीन काल में फोन तो हुआ नहीं करता था, तो कैसे किसी, जैसे अभी नरेंद्र मोदी साहब क्या करते हैं? अभी जैसे कोई भी चीज आदेश देना होता तो क्या बोल देते हैं? एकदम ऐलान कर देते हैं कि इतना तारीख मोदी जी लाइव होने वाले हैं, तो हम लोग तुरंत एकदम टीवी पर देखे रहते हैं कि कब ऑनलाइन होंगे, कब लाइव होंगे, तो देख लेते हैं। तो उस समय मोबाइल और टीवी भी था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे? प्राचीन काल का जो शासक होते थे वो क्या करते थे? अपने आदेश को यही अभिलेख पर उत्कीर्ण करवाते थे, खुदवाते थे और लिख के और बताते थे कि तुमको हमारा आदेश पालन करना पड़ेगा, यानी कि सब देख सके। और ऐसे जगह पर रहता था जाकि सभी आगमन हो, गांव के सभी आदमी वहां आगमन करे, तो ऐसे जगह पर वो अपना अभिलेख को लिखवाते थे। शिला या पत्थर पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा गया। शिला मतलब पत्थर, शिला की जवानी वाला नहीं, शिला मतलब पत्थर। शिला पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा गया। और शिलालेख एग्जैक्टली में इस तरह का होता था, मतलब आयताकार जैसा रहता था। स्तंभ, अब देखिए स्तंभ, तो स्तंभ अगर इस तरह पर अगर लेख स्तंभ, जैसे अशोक स्तंभ आप देख पा रहे हैं चित्र में, अशोक स्तंभ पर जो लेख लिखा गया था उसको स्तंभ लेख कहा गया, इसलिए तो उसको अशोक स्तंभ कहेंगे। तो उस समय क्या होता था कि ये जो उत्कीर्ण जो लेख लिखवाते थे स्तंभ पर भी लिखवाते, पिलर की तरह पर लिखवा देते, तो उसको स्तंभ लेख कहा गया। दीवार पर लिखाते तो भित्ति लेख कहा जाता। अभी भी नहीं करता, लेकिन प्रचार सारे गांव में आप प्रचार देखते होंगे, हरी साग सब्जी खाना है, कुपोषण को दूर भगाना, आंगनवाड़िया का प्रचार है। तो उसी तरह दीवार पर जो लेख लिखता था उसे भित्ति लेख कहा जाता था। और गुफा में जो लेख लिखता था, गुफा मतलब पृथ्वी के अंदर नीचे, तो जो गुफा में जो लेख लिखवाता था उसको गुफा लेख कहा जाता था। और विश्व में अभिलेख लिखने की परंपरा, देखिए अभिलेख जो लिखने, इस तरह का जो लिखने की परंपरा, यानी कि कठोर सतह पर जो लेख लिखवाने की परंपरा था, वो ईरान के शासक डेरियस ने शुरू किया था। वहीं से आपका फोटोकॉपी किया था किसने? सम्राट अशोक ने, महान सम्राट अशोक ने वहीं से उनका कॉपी किया था। अब भारत में सबसे पहले लेख मतलब अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने शुरू किया? तो अशोक ने। अब देखिए अभिलेख में कितनी भाषा हुआ करता था? तो अभिलेख में एग्जैक्टली में 3 भाषा हुआ करता था। कौन कौन सा?
तो पहला भाषा हुआ, तो पहला भाषा आरंभिक यानी कि शुरू का भाषा, यहां से हम लिख रहे हैं, रेड कलम से लिख रहे हैं। पहला भाषा था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में क्या लिखता था समझे में नहीं आता, संस्कृत की तरह लिखाता था, ये आदमी पूरा पढ़ नहीं पाता था। प्राकृत भाषा में शुरू आरंभिक लिपि यही था। आरंभिक लिपि मतलब अभिलेख पर यही लिपि लिखवाता जाता। इसके बाद आया आपका ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, सॉरी भाषा नहीं, प्राकृत लिपि, तो ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो है आपका सम्राट अशोक, यानी कि आपका जो ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखाया जाता था। वो किधर से लिखाया जाता था? बाएं से दाएं। और सम्राट अशोक के अभिलेख में ये लेख लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि। पहला भाषा था आपका प्राकृत, दूसरा था ब्राह्मी, और तीसरा था खरोष्टी, सॉरी तीसरा आपका था खरोष्टी। तीसरा आपका कौन भाषा था? खरोष्टी। और ये खरोष्टी उल्टा लिखता था। अभी हम लोग लिखते हैं क्या है, बाएं से दाएं लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख, और हम लोग को इधर से लिखने बोले तो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, ऐसे 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 करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो उसी समय खरोष्टी जो लिपि था वो दाएं से बाएं लिखाया जाता था। और चौथा भाषा ये था यानी अरमाइक भाषा कहा जाता था। अरमाइक भाषा कहा जाता, यूनानी और अरमाइक लिपि का उपयोग किया जाता। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जहाँ अशोक का जो अभिलेख था, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अभिलेख जो पाए गए उसमें अरमाइक भाषा का लिखा गया है। यूनानी और अरमाइक का उसमें मिक्सचर है, ठीक है। तो 4 भाषा हुआ करता था, प्राकृत, दूसरा ब्राह्मी, और तीसरा खरोष्टी, और चौथा था अरमाइक भाषा, ठीक है। यूनानी और अरमाइक भाषा लिखा जाता था, ठीक है। तो अब अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी, अभिलेख किसे कहते हैं? कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। फिर इसमें प्राचीन काल में इसमें क्या करते थे, इसमें जो है आदेश देते थे, और शिला और पत्थर पर लिखे गए लेख को क्या कहा जाता था? शिलालेख। स्तंभ, अब देखिए यहाँ भी हम पत्थर लिखवाएं, यहाँ पत्थर मतलब हम लिखवाएं कि यहाँ पत्थर जैसे धातु, यहाँ पत्थर या धातु, कोई भी धातु कठोर सतह हो जाता था, तो कोई भी धातु पर कठोर मतलब धातु जैसा जो कठोर सतह हो जाता था उस पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता था। अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्तंभ लेख, शिलालेख, दीवार भित्ति लेख, गुफा लेख, ठीक है। तो शिला या पत्थर पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता था, स्तंभ पर लिखे गए लेख को स्तंभ लेख। अब देखिए शिलालेख के बारे में भी समझना है। शिलालेख जैसे एरन अभिलेख, कई अभिलेख हैं, तो हम जो है ना समय के अनुसार जब पढ़ाएंगे, जैसे गुप्त काल पढ़ाएंगे, मौर्य काल पढ़ाएंगे, उसमें सब शिलालेख और स्तंभ लेख जितने भी आएंगे सारा चर्चा करते चलेंगे। अभी जो है बताना उचित नहीं है, उतना याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना है। जैसे बोकचोकोई अभिलेख, आपको बोकचोकोई अभिलेख पढ़ाएंगे तो आपको ऋग्वेदिक काल में पढ़ाएंगे, जब ऋग्वेदिक काल में पढ़ाएंगे तो वहीं चर्चा कर देंगे उस अभिलेख के बारे में। स्तंभ पर लिखे गए लेख को स्तंभ लेख, दीवार पर लिखे गए लेख को भित्ति लेख, गुफा में लिखे गए लेख को गुफा लेख कहा जाता है। और विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा कहाँ शुरू किया? ईरान के शासक डेरियस ने, और उन्हीं का फोटोकॉपी। और भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया? तो सम्राट अशोक ने शुरू किया। और किसके नकल पर? डेरियस के ही नकल, वहां से फोटोकॉपी किया था। इसके बाद अभिलेख में कितने भाषा होते हैं? तो अभिलेख में 4 भाषा लिखा गया। कौन कौन सा? प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था। प्राकृत भाषा ये आरंभिक लिपि था। दूसरा ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता था, सम्राट अशोक के काल में शुरू हुआ। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। और चौथा था जो कि सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए गए हैं, वहां जो है यूनानी और अरमाइक लिपि का उपयोग किया गया था। अरमाइक लिपि का उपयोग, एक लिपि होता है, लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आप कैसा लिखा गया था वो देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 भाषा था, यह हुआ आपका अभिलेख। अब हम चलते हैं सिक्के की ओर। अब देखिए
हम अभिलेख पढ़ लिए। अब हम जो है सिक्के पर पढ़ते हैं। सिक्के मतलब एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिक्के के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए मुद्राओं की यानी कि सिक्कों की जो बनावट था और उनमें जो धातु था, यानी कि धातु के मात्रा के आधार पर हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे देखिए कैसे होता क्या था कि जैसे मिट्टी के सिक्के सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग किया जाता था, तो हम पता लगा लेते हैं कि सिक्के के आधार पर ये पता लगा लेते थे कि कौन राजा थे और कब जारी किया गया था ये सिक्के को। ठीक है। तो हम अब अध्ययन करते हैं सिक्के के बारे में काल के अनुसार। देखिए सिंधु घाटी यानी कि सिंधु घाटी को हम अगर शॉर्ट में लिखें तो IVC बोला जाता है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद आपका मौर्य आया। वैदिक काल भी दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर मौर्य काल आया। इसके पहले फिर महाजनपद काल वगैरह वगैरह आया। तो हम क्या किया, सिक्के के अध्ययन के आधार पर हम काल को बांट रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के सिक्के चलते थे, तो इस मिट्टी के सिक्के को टेराकोटा कहा गया। क्या कहा गया? टेराकोटा कहा गया। अब वैदिक काल में सिक्के नहीं जारी किए गए थे, कोई भी सिक्के का प्रमाण नहीं मिला तो उसको छोड़ दिए। तो अब वैदिक काल के बाद मौर्य काल में आहत सिक्के चला। इसी आहत सिक्के को पंचमार्क कहा जाता था या कसारपन कहा जाता था, आहत सिक्कों का। अब आहत सिक्के क्या होता था कि प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। अधिकांश जो है कोई भी चीज होते थे उनको धातुओं की बनाए जाते थे। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, उस पर कोई लेख उख नहीं होता था, उन पर केवल आकृतियां विद्यमान होती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ है तो ये हाथ है, ये हाथ अगर हम ऐसे करके कोई गर्म चीज अगर घुसा देंगे तो घुसाने के बाद क्या होगा, आकृति बन जाएगा। अगर मान लीजिए हम एक बच्चा का खिलौना, लोहा का खिलौना लिए, हाथी जैसा खिलौना, बच्चा वाला खिलौना है, और इसमें लेकर घुसा दिए तो क्या होगा, हाथ में मेरा क्या हो जाएगा, हाथी की तरह बन जाएगा। हाथ भी मेरा क्या बन जाएगा, हाथी की तरह बन जाएगा। हाथी की तरह नहीं, मतलब जहां जो चित्र जहां हम घुसाए हैं वो हाथी की तरह आकृति का निर्माण कर लेगा। तो आहत सिक्के उसी को कहा जाता था। आकृतियां विद्यमान होती थी, कोई लेख नहीं लिखा जाता था बल्कि आकृतियां निर्माण होती थी। मेहदी तो अगर हम मेहदी की बात करते हैं तो मेहदी कोई एग्जाम्पल सूट नहीं करता है। अपन इसी में मौर्य काल में ही चांदी के कुछ अंश चांदी के कुछ अंश के सिक्का चले, जिसे पन कहा गया। ठीक है। मौर्य काल में कितने सिक्के, 2 सिक्के, पंचमार्क आहत सिक्के या पर्ण। ठीक है। अब आए मौर्य काल के बाद अब यूनानी विदेशियों का आक्रमण हो गया, यूनानियों का आक्रमण हो गया। तो जब यूनानी का आक्रमण हुआ तो यूनानी ने क्या किया, यूनानियों ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। और सिक्कों पर पहली बार लेख और तिथियां लिखना शुरू करवाया। सिक्कों पर सबसे पहली बार लेख और तिथि लिखवाना शुरू किया कि फलनवा समय का राजा कौन था, उनका तिथि लिखा, समय दिनांक वगैरह लिखने लगा। ठीक है। इसके बाद यूनानी के बाद आए कुषाण। तो कुषाण ने क्या किया, देखिए सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करवाया किसने, यूनानी ने। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का सोने का सिक्का शुद्ध था, सर्वाधिक शुद्ध था। तो जो चीज शुद्ध रहता है, आपके पास अगर कोई भी चीज शुद्ध रहेगा, अगर अच्छा रहेगा तो वो कम मात्रा में रहेगा, क्वांटिटी कम रहेगा लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किसने करवाया था, कुषाण ने। और गुप्त वंश जब आए तो इन्होंने क्या किया, बोला रुको दिखाते हैं, तुमसे हम ज्यादा काम करेंगे। तो गुप्त वंश ने क्या किया, सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी कर दिया, जिसे दिनार कहा जाता था। और ये जब सर्वाधिक जारी किया तो कोई भी चीज सर्वाधिक वो शुद्ध नहीं हो सकता है, वो अशुद्ध होता है। नहीं देखिए, अगर 50 आदमी, अगर मान लीजिए 2 आदमी का खाना बनाने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, मतलब ज्यादा थोड़ा मसाला उसला मार देते हैं, जल्दी 20-25 गो मसाला डाल देते हैं। और वही बोलेगा 1000 आदमी को बनाओ, तो कैसे जाएगा पता ही नहीं चलता है कि कैसे स्वाद में लगता है। तो वही है कि अगर सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया तो लेकिन वो अशुद्ध सिक्का था,
उसमें कुछ मिलावट किया गया था। लेकिन एक काम इन लोगों ने किया, वो शुद्ध चांदी का सिक्का जारी करवा दिया, जिसे रूपक कहा गया। अब देखिए मयूर शैली का सिक्का जारी किया। मयूर शैली मतलब क्या था? मयूर शैली में देखिए मोर, इसमें मोर की आकृति दिया गया। इस सिक्के के पीठ पर कार्तिकेय की, मतलब भगवान जो कार्तिक थे, उनकी एक वेदी पर चढ़ाते हुए अपने पर्वत मोर पर बैठा दिखाया जाता था जो सिक्का था, यानी कि मोर से रिलेटेड ये सिक्का था, इसलिए मयूर शैली का सिक्का जारी किया। और किसने जारी करवाया था? समुद्रगुप्त ने। और यही समुद्रगुप्त जो है अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए इन्होंने सिक्का जारी करवाया था। यानी आपसे पूछेगा कि सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस शासक, कौन से शासक थे? तो समुद्रगुप्त। ठीक है। सातवाहन, अब आए गुप्त वंश के बाद आपका सातवाहन आए। सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे का सिक्का जारी किया। तो ये था आपका। अब देखिए शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं। आईबीसी में मिट्टी के सिक्के, टेराकोटा कहा जाता है। मोर काल में 2 सिक्के, आहत सिक्के एवं पन। ठीक है। इसके बाद मोर काल के बाद आते हैं हम लोग यूनानी। तो यूनानी में यूनानियों ने जारी किया क्या? पहले सोने का सिक्का जारी किया। सिक्कों पर पहली बार लेख और तिथियां लिखवाना शुरू किया। इसके बाद यूनानी के बाद कुषाण आए। तो कुषाणों ने क्या किया? सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी करवाया। गुप्त वंश ने क्या किया? सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया, लेकिन अशुद्ध। ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। लेकिन इन्होंने एक चीज किया, क्या किया? अच्छाई किया। सिक्के में जारी किया इन्होंने शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रूपक कहा गया। और अगर आपसे पूछ दे कि शुद्ध चांदी के सिक्का किसने जारी करवाया था, तो गुप्त वंशों ने जारी करवाया था। अब कौन सा राजा थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जब गुप्त वंश पढ़ाएंगे, यानी कि गुप्ता काल, जब गुप्ता पीरियड पढ़ाएंगे तब उसमें बहुत अच्छी ढंग से आप चर्चा करेंगे। मयूर शैली का सिक्का कब जारी किया गया था? तो गुप्त काल में। किसने जारी करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन हम इनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। और यही समुद्रगुप्त जो है सिक्के पर बीना बजाते हुए मिलता है, यानी कि इससे पता चलता था कि समुद्रगुप्त कहीं बीना बजाने के लिए जानता था। ठीक है। सातवाहन वंश, जब सातवाहन का नाम है आंध्र सातवाहन, चूंकि आंध्र प्रदेश का था इसलिए इसे आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया। अब कैसे जारी किया होगा हमको पता नहीं, लेकिन ये इन्होंने शीशे का सिक्का जारी किया। ठीक है। अब फिर आए आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर पढ़िएगा तो हुमायूं के द्वारा भी जारी किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा भी जारी किया था, मोहम्मद बिन एमबीटी के द्वारा भी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी जारी किया जाता है। कई हम जब मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां भी हम सिक्का का चर्चा करेंगे। तो ये था आपका सिक्का। बार बार रिकॉल करते रहना है। ठीक है। याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इतिहास के तीसरा, यानी कि दूसरा स्रोत के रूप में हम दूसरा चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भाग में बांटा गया है। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है। यानी कि जो धर्म से रिलेटेड था उसे धार्मिक साहित्य कहा गया, जो धर्म से रिलेटेड नहीं था उसे गैर धार्मिक साहित्य कहा गया। जैसे हम सबसे पहले गैर धार्मिक को फरियाते हैं, तो गैर धार्मिक साहित्य के रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक, मतलब ये अर्थशास्त्र का जो संबंध जो है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, इसमें अर्थ से संबंधित नहीं है, धन से रिलेटेड ये बुक नहीं है, इसमें राजनीतिक के बारे में इस बुक में लिखा गया है अर्थशास्त्र में। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, आपका मालविका ज्ञानमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कई ऐसे बुक हैं जो गैर धार्मिक। इसको जो है इनका एक बहुत बड़ा चार्ट है, उसको आप याद कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है। तो ये हुआ आपका गैर धार्मिक साहित्य। इसके बाद हम लोग अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य या गैर ब्राह्मण साहित्य। जो ब्राह्मणों से रिलेटेड था उसे ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मणों से रिलेटेड नहीं था उसे गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर मतलब समझना, जो मतलब नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, गैर। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति और रामायण और महाभारत आते हैं। यह हुआ आपका ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। अब इनका हम चर्चा, वेद, जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं, इनका चर्चा हम बहुत विस्तार से करेंगे, वो भी क्या वैदिक काल में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 2 आते हैं। चूंकि देखिए जैन साहित्य, अब देखिए हम जैन धर्म के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम साहित्य पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है।
अभी हम साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि हम धर्म के बारे में अभी पूरा रिलेटेड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पूरा हम विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, बुक के बारे में पढ़ रहे हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था कि जैन और बौद्ध धर्म यानी कि ब्राह्मण साहित्य वेद वगैरह वैदिक मतलब ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत कमियां आ गए थे, बहुत मतलब कर्मकांडित हो गया था, धर्म बहुत कर्मकांड हो गया था। तो उसी का कटाक्ष करने के लिए जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, इसलिए इसे जैन और बौद्ध धर्म को यानी कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को गैर ब्राह्मण साहित्य कहा गया। इन्होंने ब्राह्मणों का कटाक्ष किया था। ब्राह्मण कहते ब्राह्मणों उत्तर वैदिक काल का ही देन है वर्ण व्यवस्था। वर्ण 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इन वर्णों अब क्या किया था कि जो वर्ण जो थे ऋग्वेदिक काल में जो है कर्म के आधार पर वर्ण को बांटा गया था, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर बांट दिया। तो वो जो गलत था उन्हीं को खत्म करने के लिए, वो कर्मकांड को खत्म करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए गैर ब्राह्मण साहित्य का विकास हुआ, जिसे जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। ठीक है, अभी साहित्य पढ़ना, धर्म नहीं पढ़ना है। धर्म हम जो है विस्तार से पढ़ाएंगे जब हम वैदिक काल वगैरह, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल वगैरह पढ़ाएंगे, तो वहां आपका इसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विस्तार से पढ़ाएंगे। अब देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। इस आगम के अंतर्गत 12 अंग थे, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार था। ठीक है, मतलब इतना बुक इसके अंतर्गत आता था, आगम जैन साहित्य के अंतर्गत। अब देखिए जैन साहित्य का जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था। प्राकृत भाषा संस्कृत से ही मिलता जुलता था, और संस्कृत का जो भाषा था वो अभिजात भाषा था, मतलब बहुत आम लोगों की भाषा नहीं था। मतलब वो अभिजात समाज के ऊंचे वर्ग के लोग पढ़ते थे उनको। तो इसलिए जो है जैन धर्म फ्लॉप कर गया। ठीक है, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आदि पुराण, अचरंग सूत्र, ये सब जो है जैन साहित्य थे। जितना भी सूत्र आ गया सब साहित्य हो गया, जैन साहित्य से रिलेटेड था। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक की रचना किया गया था, त्रिपिटक, जिसे एक था सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसलिए ये 3 पिटक था, इसलिए इसे त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक मतलब 3, त्रि मतलब 3, पिटक मतलब 3 पिटक। तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया। अब देखिए सूत पिटक, उपदेश, अब ये दोनों में रखिए। विनय पिटक मतलब बोध संघ के नियम न और य। तो न और य को मान लीजिए नियम, न से न और से य नियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऐसे रिलेटेड करके पढ़ना है। विनय पिटक में नियम यानी बोध संघ के नियमों को दर्शाया गया है, और अभिधम पिटक में धर्म यानी कि दार्शनिक विचारों, बुद्ध के दार्शनिक विचारों को अभिधम पिटक में लिखा गया है। ठीक है, और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, यानी कि सूत पिटक जो था बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे उसका सब एक जगह किया गया है सूत पिटक में। और जातक जो है, इनके अलावा जातक भी था, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, जो 16 बड़े बड़े शक्तिशाली जो जनपद थे, यानी कि बड़े बड़े गांव और राज थे, उनका चर्चा कहाँ किया गया? अंगुत्तर निकाय में। मगध वगैरह का चर्चा यही अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ललित विस्तार, बुद्ध की पूरी जीवनी को यानी कि भगवान बुद्ध की पूरी जो है आत्मकथा जो है, पूरा बायोग्राफी जो है ललित विस्तार में लिखा गया है। ठीक है, तो ये था आपका बौद्ध साहित्य और ये था आपका जैन साहित्य। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री आए, उन्होंने विवरण। देखिए 3 तरह का विदेशी यात्री प्राचीन काल में। पहला यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन आए, इसे इंडो यूनानी कहा जाता था। इंडो मतलब ये लोग आकर बस गए इंडिया में आकर। इसके बाद चीनी लेखक आए, फिर इसके बाद अरबी लेखक आए। चीनी लेखक या चीन के लेखक आए, यानी कि चीनी यात्री आए। तो यूनानी रोमन में यानी कि यूनानी लेखक के अंतर्गत टेसियस सबसे पहले थे। इन्होंने भारत के बारे में जानकारी दिया और वो भी लिया था ईरानी अधिकारियों से प्राप्त किया था, यानी कि बेहतरीन ढंग से इन्होंने भारत के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद हेरोडोटस आए। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका बुक लिखा। इन्होंने जो है कुछ सही ढंग से भारत के बारे में लिखा था, उतना नहीं लिख पाया, लेकिन इन्होंने फारस के संबंध के बारे में लिखा था। भारत और फारस के संबंध कैसा था, उन्होंने हिस्टोरिका में लिखा था।
यानी कैसा था नहीं, मतलब वो भारत और फारस के संबंध के बारे में हिस्टोरिका में लिखा था। सिकंदर के साथ 3 विद्वान आए, पहले नियार्कस, इसके बाद एनिसिक्रेटस और फिर अरिस्टोबुलस। ठीक है, सिकंदर के साथ कितने विद्वान आए? 3, नियार्कस, एनिसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। नियार्कस, एनिसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, इसके बाद आए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए, यानी कि सिकंदर के बाद कौन आया? सिकंदर को याद कीजिए, सिकंदर को थूर दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जब थूरा तो उन्होंने थूरने के बाद जब आए तो सिकंदर ने अपने दरबार में एक छोड़ दिया था, सिकंदर ने अपने दरबार में छोड़ दिया था, वो भी मेगास्थनीज, एक विद्वान को छोड़ दिया था, राजदूत को छोड़ दिया था, मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसके बाद डायमिकस, डायमेकस आए। डायमेकस आए थे बिंदुसार के समय आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार। और डायनोसियस आए अशोक के समय में। एक अज्ञात व्यक्ति थे, एक अज्ञात लेखक थे जिनके बुक पर नाम नहीं लिखा गया, उन्होंने बुक लिखा था पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। और इन्होंने सबसे पहली बार जो है इन्होंने भारत के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने वर्णन किया था, पहली बार। लेकिन इनका जो है लेखक का नाम पता नहीं है। इसके बाद टॉलमी आए, इन्होंने ज्योग्राफी लिखी। तो इन्होंने ज्योग्राफी में लिखा, ये महाबकलोल था। इन्होंने ये लिखा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो फिर आगे इनका जब कोपरनिक्स आए तो कोपरनिक्स ने कहा नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ महाबकलोल था। इसके बाद प्लिनी आए, तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका, लेकिन उतना ढंग से मतलब इतिहास को भारत के बारे में नहीं लिख पाया। यह आपका था यूनानी रोमन लेखक। कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 या 6-7 को ही याद करना है। टेसियस भारत के बारे में इन्होंने जानकारी लिया, लेकिन ईरानी अधिकारियों के द्वारा लिया। इन्होंने कोई आए नहीं थे, मतलब इन्होंने यात्रा का वृत्तांत लिखा था। हेरोडोटस हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ 3 विद्वान आए, नियार्कस, एनिसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज इंडिका। डायमेकस बिंदुसार के समय आए। डायनोसियस अशोक के समय आए। एक अज्ञात व्यक्ति थे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने भारत का वर्णन किया। तीसरा अगला था आपका टॉलमी, इन्होंने ज्योग्राफी लिखा। और इसके बाद प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। ठीक है, इसके बाद चीनी लेखक के बारे में हम पता करते हैं। तो चीनी लेखक में सबसे पहले फाइयान ने फो क्यू की लिखा था। इनके पुस्तकें का नाम था फो क्यू की, चाइना का आदमी था। फाइयान, फोसे फोप क्यू की, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। सुंगयुन, इन्होंने बिहार व बंगाल के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा था। ह्वेनसंग, अब देखिए इन लोग के बुक के बारे में उतना जानना, जो इंपॉर्टेंट बुक है उसके बारे में हम लिख दिए हैं। यानी कि ह्वेनसंग का जैसे सीयू की इंपॉर्टेंट बुक था तो उनके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। अब सबके बारे में संभव नहीं है। ह्वेनसंग, इन्होंने सीयू की लिखा, ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। सबसे पहले ये हर्षवर्धन के काल में ये नालंदा विश्वविद्यालय में ये छात्र बनकर आए थे, लेकिन वहां टीचर बन गए। कुछ दिन के बाद वो टीचर बन गए। इसके बाद इत्सिंग आए, जब ह्वेनसंग चले गए चाइना, इसके बाद इत्सिंग आए। और यही इत्सिंग ने क्या किया कि बुद्ध त्रिपिटक जो थे, यानी कि अभी जो हमने चर्चा किया था शुद्ध पिटक, अभिधम शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की 400 जीरोक्स कॉपी। और जीरोक्स उस समय मशीन से नहीं हुआ था, हाथ से लिखता था। 400 प्रति को वो ले गए, कहाँ ले गए? चाइना ले गए। और उन्होंने खूब चर्चा वहां प्रचार किया। चाओ जू कुआ ने लिखा था चू फांची, इन्होंने अरबी और चीनी व्यापारियों के बारे में, संबंध के बारे में इन्होंने दर्शाया था ई बुक में, चू फांची। तो 4 इसमें से 1 2 3 4 गो ही याद करना, 1 2 3 4 गो ही याद करना, 4 गो प्रमुख है। फाइयान फोक्यू की चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, सुंगयुन बिहार और बंगाल के बारे में लिखा, ह्वेनसंग सीयू की लिखा, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक बने। इत्सिंग ह्वेनसंग के बाद भारत आए, ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी ये इत्सिंग गए थे। चाओ जू कुआ चू फांची लिखा था। और इन्होंने अरबी और चीनी व्यापारियों के संबंध के बारे में लिखा। और अरबी लेखक के बारे में आता है तो सबसे पहले अरबी लेखक सुलेमान थे।
इसके बाद अल मसूदी थे। अल मसूदी ने मानसून के बारे में चर्चा किया था, भारत के मानसून के बारे में चर्चा किया। मौसे मसूदी, मौसे मानसून, ठीक है। इसके बाद आए अल बरूनी। अल बरूनी ने एक बुक लिखा था तहकीक ए हिंद, या उस बुक को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, किताब ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो अरबी यात्री थे वो अब्दुल रज्जाक थे, जिन्होंने मतला ए साहिल लिखा था। और इसके बाद अगला जो है इब्न बतूता, इन्होंने रहला लिखा था, जो एमबीटी के समय यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तो ये आपका था विदेशी यात्रियों का विवरण। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।